क्लास में झारखंड की रिवर सिस्टम पर बात करेंगे। हमारे पीछे मैप आपको दिख रहा होगा, बहुत ब्लू कलर में छोटी छोटी नदियां और कई बड़ी नदी, ये दोनों प्रकार की रिवर है। झारखंड की कौन कौन सी नदी ऐसी होगी जो सीधा समुद्र तक जा पाती है, कौन कौन सी नदी ऐसी होगी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की सीमा रेखा का निर्धारण करती है, किन नदियों पर वाटरफॉल बना है, किन नदियों पर रिजर्वेयर बना है, कौन सी नदी से इरिगेशन सिस्टम सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है और किस किस शहर से कौन सी नदी क्रॉस करती है, किस किस डिस्ट्रिक्ट से करती है। झारखंड में वाटर डिवाइड कहां पर है, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है झारखंड का, झारखंड की कौन कौन सी नदी में सालों भर पानी रह जाती है, अंडरग्राउंड वाटर किस नदी का सबसे ज्यादा अच्छा है, कौन सी नदी ड्राई रिवर के रूप में जानी जाती है, कौन सी नदी जो है वो हॉली रिवर है झारखंड का। इन तमाम चीजों पर आपके साथ बात करेंगे। और दूसरे राज्यों से भी झारखंड की कौन सी नदी दूसरे राज्य में चली जाती है अथवा दूसरे राज्य से वो झारखंड में आती है। तो आपको ढेर सारे रिवर दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर इस समय में, और इसके साथ कुछ ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है या रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। ट्रेलिस पैटर्न क्या है, ऑब्सीक्वेंट क्या है, रेसिक्वेंट क्या है, इंसीक्वेंट क्या है, कब रिवर पैरेलल चलती है और डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे बनता है, कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है, कौन सी रिवर एस्चुअरी का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी कौन कौन सी है, ये सारी चीजें हैं। रिवर सिस्टम क्लियर होगा झारखंड का। अगर मानसून आपका क्लियर हो गया, वो जो पहले पढ़ाए हैं, तो जिनकी क्लास छूट गई है वो एक दो क्लास पहले का देख लेंगे तो उनकी क्लियरिटी आ जाएगी, और जो लोग ऑफलाइन क्लासेज भी साथ में कर रहे हैं तो उनको ज्यादा फायदा होगा इसका। तो चलिए, सबसे पहले जो ये जो रिवर सिस्टम है, इसमें मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो झारखंड की जो नदी है, ये सारी नदियां, एक तो आप ऐसे समझेंगे कि ये खुद एक पठार एरिया है झारखंड, तो पठार एरिया होने के चलते इसका ड्रेनेज पैटर्न भी अलग अलग एरिया में विकसित हुआ है। एक अगर इसको दो भाग में आप बांट देते हैं यहां से, तो इसको आप नॉर्थ और साउथ में आप देख सकते हैं कि एक नॉर्दर्न रिवर में ड्रेनेज पैटर्न विकसित हुआ है, एक साउथ में हुआ है, एक यहां पर विकसित हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, एक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, एक साउथ ईस्टर्न रीजन में इधर, और एक साउथ वेस्टर्न रीजन में। जहां जहां पर आपने पठार देख रखा था, जैसे सिमडेगा का पठार इस एरिया में पड़ता है, इधर कोल्हान अपलैंड है, इधर पाकुड़ अपलैंड है, इधर पलामू हिल का एरिया है, और ये जो नॉर्दर्न छोटा नागपुर प्लेटो और साउदर्न छोटा नागपुर प्लेटो, तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर आप पहले पढ़े हैं उसी को यूज यहां पर करेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ रिवर को जब पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो अक्सर यूज होंगे आपके लिए। जैसे रिवर का कैचमेंट एरिया होता है, हर रिवर का एक कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया क्या है? कोई भी रिवर को जहां कहीं से भी पानी मिलता है, द रिवर विच गेट्स वाटर फ्रॉम एनी सोर्स from wherever it gets the water is known as catchment area of river। अब अगर दामोदर की बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा बड़ा कैचमेंट एरिया इसका है और भारत में गंगा का है। तो अगर नेपाल में भी पानी बरस रहा है तो वो पानी बरसते हुए दूसरी नदियों के द्वारा वो आ जाता है गंगा में, तो उसकी कैचमेंट एरिया बड़ी हो जाती है। सो लार्जर विल बी द कैचमेंट एरिया, मोर कंडीशन ऑफ फ्लड देयर। जितना बड़ा कैचमेंट एरिया होगा नदी का, उतना ज्यादा वहां पर बाढ़ की संभावना होगी, क्योंकि पानी कहीं भी बरसेगा और इसका बरसने का प्रभाव सीधे तौर पर उस कैचमेंट एरिया में पड़ जाता है। तो आप एक तो जो नॉर्दर्न वाला है इस रीजन का, यहाँ पर आप नॉर्थ कोयल या कन्हर, चाहन, फल्गु, ये सारी नदी को देख सकते हैं। क्यूल है, सकरी है, ये नॉर्दर्न एरिया में इधर
जो इसमें से कुछ नदी बिहार की ओर भी चली जाती है। ये नॉर्दर्न जो फ्लोइंग है उत्तर डायरेक्शन में है, उन तमाम नदी को हम लोग डिटेल्स में भी जानेंगे। और दूसरा साउथ की ओर में आप सिंपल तौर पर जो है साउथ कोयल को जान सकते हैं। इसी प्रकार से ईस्ट की ओर अगर देखेंगे बहने वाली तो दामोदर, बराकर, अजय, ये वाली नदी हो सकती है। इधर वाली नदी ईस्टर्न रीजन में बह रही है, ये वाली रिवर जो है वो। और अगर साउथ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर मेन नदी स्वर्णरेखा है, इस रीजन में स्वर्णरेखा है मेन नदी। साउथ वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर साउदर्न वेस्टर्न एरिया में औरंगा, अमानत, कन्हर, इस जोन में आपको नजर आ जाएगी, जो पलामू एरिया से होते हुए नीचे की ओर आ रही है। तो झारखंड में अगर बेसिन देखा जाए, बेसिन का मतलब होता है कि रिवर वर्टिकल जो सामने की ओर गड्ढा करती है, और विथ रिवर की वर्टिकल मतलब उसके माउथ से लेकर के उसका हेड तक, रिवर जहां से निकलती है उसका हेड होता है, जहां समुद्र में मिल जाती है वो उसका माउथ होता है। सभी नदी समुद्र में नहीं मिलती है, जो नदी मिलती है उसको मुख्य नदी कहते हैं, उसको मेन रिवर कहा जाता है। और जो नदी अपना पानी ले जाकर के मुख्य नदी को दे देती है, बालू ले जाकर के मुख्य नदी को दे देती है, उन नदियों को सहायता करने वाली नदी कहा जाता है, उसको बोलते हैं सहायक नदी। तो अगर झारखंड में बेसिन की बात की जाए तो इसको 3 रूप में बांट सकते हैं आप। पहला होता है कि अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ी है तो ये लार्ज बेसिन है झारखंड में। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ी अगर उसका बेसिन है तो इसको लार्ज बेसिन कहा जाता है। और दूसरा 2,000 से 20,000 के बीच, तो जिसको मीडियम बेसिन कहते हैं, इन बिटवीन 2,000 से 20,000 के बीच, तो इसको मीडियम कहते हैं। और तीसरा लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये 3 प्रकार की मुख्य बेसिन है जिसमें नदी प्रवाहित हो रही है, जिससे नदी बह रही है। लेकिन क्या ये झारखंड की सारी नदी इसी प्रकार की है? तो नहीं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो झारखंड में 14 ऐसे बेसिन हैं जो लार्जर कैटेगरी में आते हैं। 14 ऐसे बेसिन हैं जो बड़े बेसिन के रूप में जाने जाते हैं, जिसकी जो सरफेस एरिया है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा होता है। जिसके थालबेग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। थालबेग, जब कभी 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में, 2 राज्य के बीच में और 2 देश के बीच में जब कभी नदी के जल को लेकर लड़ाई हो जाती है, आप देखते होंगे अमूमन पानी को लेकर लड़ाई हर मोहल्ले में देखते होंगे आप, झारखंड में हो जाती है। लेकिन नदी को लेकर जब लड़ाई शुरू हो जाए और सिंहभूम वाले बोलने लगे कि ये पानी हम उड़ीसा जाने नहीं देंगे, ये उड़ीसा से जो पानी शंख और ब्राह्मणी नदी की आ रही है उसको उड़ीसा सरकार बोल दे कि हम झारखंड आने नहीं देंगे। आप ऐसा दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में कावेरी को लेकर अक्सर देखते होंगे। कर्नाटक, उधर पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई चलते रहता है। लेकिन क्या वर्ल्ड में भी ऐसा होता है? तो आपने देखा होगा कि सिंधु, भारत की जो सिंधु नदी है, उसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में विवाद होता है। 1960 में समझौता भी हुआ था। लेकिन थालबेग शब्द आया जब ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ, पानी को लेकर वहां पर 10-10 वर्षों तक युद्ध चला। और वहां की 2 नदी जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, दजला और फुरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेट, दी 2 रिवर विच ज्वाइन टुगेदर नोन एज सत अल अरब इन वेस्ट एशिया, सत अल अरब। तो ये जो बॉर्डर बनाता है ईरान और इराक का छोटा सा, इसको लेकर जब विवाद हो रहा था कि इसका पानी किसको मिलेगा,
और दोनों देश 50% पर अड़ गए। ईरान भी अड़ गया, इराक भी अड़ गया। जब दोनों देश 50% पर अड़ गए तो क्या हुआ, थालबेग नाम के वैज्ञानिक ने कॉन्सेप्ट दिया, और कॉन्सेप्ट ये दिया कि जब कभी रिवर सिस्टम को लेकर किसी दो डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में, देश में लड़ाई हो तो हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो रिवर जहां से निकलती है, रिवर जहां से निकलती है, और जैसे कि देखिए ये फल्गु नदी बिहार की ओर जा रही है, ये चतरा वाले एरिया से, और यहां से ऊपर की ओर जो उत्तरी हजारीबाग का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, और वहां से नॉर्दर्न की ओर जा रही है, और फिर ये नदी बिहार में चली जाती है। जो आप जानते हैं कि जहां गया के क्षेत्र में फल्गु नदी दोनों ओर में है। तो ये जो रिवर है, इसमें आप ये देखेंगे कि ये नदी का जहां से निकलती है और जहां तक वो लास्ट जाती है, वो जाने के बाद इसके हेड से लेकर के लास्ट पॉइंट तक जो गहरी घाटी बनी है, जो वर्टिकल डेप्थ बना है, उसके पॉइंट को काउंट किया जाता है। और जहां जहां पर जितनी गहरी घाटी बनी है उतना प्रतिशत पानी, टोटल डेप्थ ऑफ द रिवर निकाल लेंगे, कितनी डेप्थ उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी डेप्थ उस पर्टिकुलर राज्य में है, और ये निकालने के बाद में उसको उतना प्रतिशत पानी दिया जाए उसको उतना प्रतिशत देंगे पानी। तो पानी का समस्या को सॉल्व कर सकते हैं थालबेग कॉन्सेप्ट से, थालबेग से। तो जैसा आपको बता रहे थे कि कुल मिलाकर के बड़े बेसिन 14 है और मध्यम स्तर के बेसिन 44 है झारखंड में। मध्यम स्तर के 44 बेसिन है, 44 बेसिन है, और छोटे स्तर के सबसे ज्यादा है 55 है, छोटे स्तर के 55 है। जो छोटे बेसिन है, छोटी नदियों का बेसिन है। तो ये बेसिन जो है, अगर आप वर्ल्ड में देखिएगा तो सबसे बड़ा बेसिन जो है वो अमेजन नदी का है। सारे लोग जानते होंगे कि वाटर वॉल्यूम कैपेसिटी में अमेजन सबसे ज्यादा पानी रखने वाली नदी है। हालांकि सबसे लंबी नदी वर्ल्ड की रिवर नाइल है, अफ्रीका की, लेकिन जब वाटर वॉल्यूम की बात होती है तो सबसे ज्यादा बड़ा बेसिन माना जाता है अमेजन का, जो साउथ अमेरिका की नदी है। एंडीज माउंटेन रीजन से वो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में बहती है और कैरिबियन सी में जाकर के ज्वाइन कर लेती है। भारत में सबसे बड़ा बेसिन ऑब्वियस है कि गंगा का है, गंगा की बेसिन सबसे बड़ी है। और झारखंड में दामोदर की बेसिन, झारखंड में दामोदर रिवर की जो बेसिन है ये सबसे बड़ी बेसिन है। हम यहाँ पे घेर दे रहे दामोदर नदी की बेसिन वाला एरिया, ये सबसे बड़ा बेसिन है। जो दामोदर नदी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर भी है झारखंड की, और सबसे बड़ी बेसिन एरिया भी दामोदर रिवर के पास है। और आप जानते होंगे कि डीवीसी 1948 में 1948 में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई थी। अमेरिका के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के आधार पर, टेनेसी वैली अथॉरिटी अमेरिका की जो थी उसके आधार पर, उसके मॉडल पर झारखंड का दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी शुरू हुआ था। झारखंड का डीवीसी शुरू हुआ था। तो ये मोटे तौर पर हमने आपको बताया कि ये रिवर जो है झारखंड में, ये अलग अलग बेसिन के अनुसार इसके 3 भाग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के टोटल वाटर रिसोर्सेज को अगर देखा जाए तो 28,781 मिलियन क्यूबिक मीटर ये झारखंड का टोटल वाटर रिसोर्सेज है। 28,781
28,781 मिलियन क्यूबिक मीटर ये झारखंड का कुल वाटर रिसोर्सेज है, जल संसाधन है, जिसमें सरफेस वाटर, सतही जल, जो सरफेस वाटर है वो तकरीबन 82.7% में 83% समझ लीजिए सरफेस वाटर है, और जो पानी इसके बाद जो बच रहा है वह झारखंड में अंडरग्राउंड वाटर है, बहुत कम है झारखंड में। अब बिहार से रेशियो देखिएगा तो बिहार में अंडरग्राउंड वाटर ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ नजर आ रहा है कितना परसेंट हो रहा है, ये 82.7% को 100 से माइनस कर दीजिए तो जो संख्या आ रही है वो पानी अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर तकरीबन ये 17% के आसपास, 17% अंडरग्राउंड वाटर है झारखंड का। ये जो पानी है कि झारखंड में जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद कुछ पानी रास्ते में ही इवापोरेट हो जाता है, कुछ पानी रास्ते में इवापोरेट हो जाता है ना, बारिश हो रहा है तो इवापोरेशन ऊपर से हो गया। तो जो पानी बारिश के बाद जो पानी यहां से इवापोरेट होकर के नीचे आया उसको फ्लाई ऑफ कहते हैं, उस पानी को क्या बोलते हैं, फ्लाई ऑफ। और बारिश के बाद जो पानी जमीन पर आया और उसमें से कुछ पानी परकोलेट करके अंदर चला गया, परकोलेशन जानते हैं, नीचे की ओर चला जाना, पानी का नीचे चला गया इधर, और जो पानी बच गया उसको बोला जाता है रन ऑफ। प्रेसिपिटेशन माइनस इवापोरेशन प्लस परकोलेशन इक्वल टू रन ऑफ। वर्षा का पानी बरसा और बरसते समय जो पानी ऊपर उड़ गया, जो पानी जमीन के अंदर चला गया, वो पानी क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा रन ऑफ वाटर, वह रन ऑफ वाटर है। झारखंड में जो अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर ही भूमिगत स्रोत होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पर जब आप मिट्टी वाला तो एरिया नहीं है, पठारी इलाका है झारखंड, तो यहाँ पर जब आप चापाकल कहीं करवाते होंगे, कुआं खोदते होंगे, तो बहुत गहराई तक जानी पड़ती है। और झारखंड में जो पानी वाटर रिसोर्सेज है ये मुख्य रूप से 3 स्रोत से मिलता है। पहला ऐसा पानी जो इग्नियस चट्टानों में फंसी हुई है, ऐसा पानी जो आग्नेय चट्टानों में फंसी हुई है, जिसको जुवेनाइल वाटर कहा जाता है। क्योंकि ये पूरा एरिया एक आग का गोला था, मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस वाला गोला नहीं, ज्वालामुखी वाला गोला। कैंट एंड लेप्लेस ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में, ओरिजिन ऑफ अर्थ में। तो उसमें नेबुलर हाइपोथेसिस में बताया था कि गैस का आग का गोला था। जुवेनाइल वाटर मतलब जब कभी आग, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने के बाद एक बहुत बड़े इलाका में जब ठंडा होना शुरू हुआ लावा मैग्मा, तो उसके अंदर जो कि मैग्मा बाहर से तो ठंडा हो गया और अंदर पानी ट्रैप हो गया, तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन होता गया, पानी उसके बाहर निकलने लगे, चट्टान से बाहर नहीं निकल पाया, वो अंदर ही कहीं दबा रह गया। और वो दबी हुई चीजें, वो दबे हुए वाटर ड्रॉप्स जल स्रोत है झारखंड में। इसलिए झारखंड में सबसे ज्यादा इग्नियस चट्टानों के अंदर भी पानी फंसा हुआ है, जहां जहां पर ज्वालामुखीय स्रोत है। और इसलिए ऐसे एरिया में चापाकल में काफी दिक्कत आती है, जहां जहां पर आग्नेय चट्टानों का स्रोत है। क्या दिक्कत आती है?
अगर आपने चापाकल ड्रिल किया और इस जोन में जाके चला गया तो बहुत पानी आएगा, लेकिन इसके अंदर पानी नया नहीं बन रहा है, ये नया पानी नहीं बन रहा है, इसलिए कभी ना कभी ये पानी समाप्त हो जाएगा, भले वो समाप्त होने में 100 साल लगे, 1000 साल लगे, लेकिन हो जाएगा। दूसरा पानी जो है झारखंड में, उसको बोलते हैं, जो आग्नेय चट्टान या सेडिमेंट्री चट्टान मेटामॉर्फिक का रूप ले ली है। क्योंकि यहाँ की चट्टानों में आप जानते हैं कि ग्रेनाइट सिस्ट बना है, बेसॉल्ट सिस्ट बना है, निस बना है, तो उसके अंदर पानी फंसी रह गई और इस पानी को बोला जाता है वेडोज वाटर। इस पानी को कहते हैं वेडोज वाटर। ये भी बहुत ज्यादा सुरक्षित पानी नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है झारखंड का पानी, जो कोल्हान एरिया में मिलता है, जहां जहां पर सेडिमेंट्री फॉर्मेशन हुआ था। इसलिए मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कुछ मैप इतने इंपॉर्टेंट है कि जो शुरू से जब आप पढ़ रहे हैं उस समय से उस मैप को देखते रहना जरूरी होता है, तो आपको ज्यादा उसमें समझ में भी आएगा। जो झारखंड का सेडिमेंट्री फॉर्मेशन था, उस पानी को बोला जाता है कॉनेट वाटर, कॉनेट CONNAT। और ये मैप को हमने ले आया कि आप एक बार फिर से समझ पाए कि ये जो इलाका है, ये वाला, ये सेडिमेंट्री चट्टानों का कोल्हान सीरीज है, ये वाला जो, और जहां जहां पर आपको पीला रंग नजर आ रहा है, ये अवसादी चट्टानों का थोड़ा एरिया है, ये वाला। इसलिए जब कॉनेट वाटर की बात करेंगे झारखंड में, तो वह इसी जोन में मिलेगा। ये अवसादी चट्टानों वाला पानी बहुत वर्ष तक रहेगा, क्योंकि इन चट्टानों में पानी को लाने ले जाने की क्षमता होती है, जिसको परमेबिलिटी बोलते हैं। सेडिमेंट्री चट्टानों में पानी को लाने ले जाने की कैपेसिटी होती है। तो ये चट्टानें झारखंड के जिस जोन में भी पाई जाती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है। और ये जोन जो है, जिसको सिंबम ग्रुप के नाम से जानते हैं, गोंडवाना सुपर ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। ये जो आपको अलग अलग पैचेज नजर आ रहा है, ये कोयला वाला एरिया में भी आपको पानी नजर आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है, परतदार चट्टान है। तो अगर सेडिमेंट्री चट्टान से मेटामॉर्फिक बना है, तो उसके गुण, जैसे आप देखते होंगे कि मानव का एक स्वभाव होता है, या तो आप बहुत कड़े मिजाज के होते हैं, या आप बहुत सॉफ्ट और भावनात्मक लगाव वाले होते हैं। तो आप किसी भी पद पर चले जाएं, आप IAS ऑफिसर बन जाएं, मंत्री बन जाएं, तो आपके अंदर का जो गुण है, जो आपके अंदर का नेचर है, अगर आपके अंदर वो चीजें हैं मानवता वाली, अगर आपके अंदर वो चीजें हैं भावनात्मक लगाव वाली, तो आपके अंदर वो रह जाएंगी। उसी प्रकार से चट्टाने, अगर वो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बना है, तो उसके गुण उसके साथ रह जाएंगे। सैंडस्टोन का गुण क्वार्जाइट में भी मिलेगा, सेल पत्थर का गुण फिलाइट में भी मिलेगा, लाइमस्टोन का गुण संगमरमर में भी मिलेगा, मार्बल में भी मिलेगा। ये चट्टानों की खासियत होती है। तो ऐसे तो मनुष्य के बारे में बोला जाता है कि वह परिवर्तित हो जाता है, लेकिन परिवर्तित होने पर भी उसके अंदर की सेंटिमेंटल चीजें, उसके अंदर की विचारधारा उसके साथ रह जाती है, और वही चीज चट्टानों में भी होता है। तो और ये मैप भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैप इसलिए महत्वपूर्ण है कि झारखंड में जब आप बात करेंगे कि नदी
का तो ये नक्शा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हाईलैंड आपको दिख रहा है अलग अलग, ये हाईलैंड वाटर डिवाइड का काम करता है। बहुत जरूरी है। नदी तो आप आसानी से रट लेते हैं, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं ये जानना जरूरी है। और वाटर डिवाइड छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार मुख्य रूप से जाना जाता है झारखंड में। ये वाला एक वाटर डिवाइड यहां पर हजारीबाग पठार के पास है, और दूसरा ये है रांची का पठार। एक वाटर डिवाइड ये है। लेकिन क्या है वाटर डिवाइड? ये जल विभाजक क्या है? ज्योग्राफी में वाटर डिवाइड इज ए नेचुरल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर which changes and which gives direction to two opposite river flowing system. वाटर डिवाइड या जल विभाजक हिंदी में वह भौगोलिक आकृति है जो दो अलग अलग दिशा में नदी को जाने के लिए, जो अलग अलग दिशा में नदी को जाने के लिए प्रेरित करती है। मतलब कि कोई ऐसी उच्च भूमि जिसकी एक दूसरी रिवर सिस्टम डेवलप हुई है और दूसरी और एक दूसरी रिवर सिस्टम डेवलप हुई है, यह सही मायने में जल विभाजक है, ये वाटर डिवाइड है। इसलिए झारखंड में एक तो रांची का पठार और एक छोटा नागपुर का पठार ट्रू वाटर डिवाइड है। भारत में अगर वाटर डिवाइड की बात की जाए इंडिया में, तो अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत ही वाटर डिवाइड है। हिमालय और पूर्वी घाट पर्वत वाटर डिवाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदी को देखिए तो निकलती है ईस्टर्न घाट के अपोजिट डायरेक्शन से। वो निकलती है ईस्टर्न घाट के अपोजिट डायरेक्शन से। देखिए इधर से निकलती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इधर ईस्टर्न घाट पर्वत को काट कर चली जाती है। इसलिए पर्वत वाटर डिवाइड नहीं है। अगर हिमालय की बात की जाए तो जो नदी निकलती है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज उधर से और हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश कर जाती है, इसलिए हिमालय भी वाटर डिवाइड नहीं है। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत है। अगर इसमें यही गोदावरी नदी यहां से निकल करके इसको काट के आती तो नहीं रहता। उसी प्रकार से अगर झारखंड की वाटर डिवाइड की बात करते हैं तो झारखंड में अगर कोई नदी रांची के पठार के इस साइड से निकल रही है और इधर से निकल करके फिर घूम करके इधर चली जाती तो फिर ये वाटर डिवाइड नहीं होता। So if we talk about water divide, it means there is a two kind of different direction river. दो अलग अलग दिशा की नदी है और ये दोनों नदी जो अलग अलग दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ये नदियां और झारखंड की जो नदी है आप जानते ही होंगे कि यहाँ तो अधिकांश नदियों की चौड़ाई नहीं है। अगर आप कभी भी बिहार की किसी नदी को देखे होंगे, अगर आप कभी भी गंगा नदी को देखे होंगे, आप कोसी, पुनपुन, घाघरा, गंडक किसी को देख ले और झारखंड की नदी को देख ले। एक तो कि दोनों नदी के एज में करोड़ों साल का अंतर है। झारखंड की नदियां गंगा नदी से करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन सोंडेका नदी इतनी कम चौड़ी क्यों है? क्योंकि ये नदी, दामोदर नदी इतनी कम चौड़ी क्यों है? शंख नदी कम चौड़ी क्यों है? क्योंकि ये नदी हार्ड रॉक चट्टानों से बह रही है, कठोर चट्टानों से बह रही है, और कठोर चट्टान से बहने वाली नदी इजीली उसको काट नहीं पाती है।
और जो नदी हार्ड रॉक चट्टानों से बहती है वह नदी जल्दी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि उसके द्वारा जमा की गई मिट्टी और बालू को समुद्र की लहरें तोड़ती जाती है। आप समुद्र के किनारे कभी रहे तो आपको बहुत सी चीजें जिंदगी से भी मिलती हैं समुद्र की। समुद्र की जो लहरें होंगी, आप पुराने मूवी में देखते होंगे कि जब जीवन में उथल पुथल होता है तो समुद्र की लहर को दिखाया जाता है। ऐसी ऐसी लहरें आ रही है, और ये लहरें आती हैं तो चट्टानों को काट कर ले जाती हैं। जो बालू जमा किया जा रहा है उसको काट कर लेकर चली जाती है। नदी अपनी मेहनत कर रही है, नदी अपनी मेहनत कर रही है, लेकिन उसकी मेहनत को समुद्र की लहरें तोड़कर लेकर चली जाती है। और अगर नदी इतना ही बालू जमा कर पाती है कि जितना समुद्र लेकर चली जाती है, तो वह नदी डेल्टा कभी नहीं बना पाएगी, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भारत की। तो इन नदियों ने एस्चुअरी का निर्माण किया है। उसी प्रकार से झारखंड की नदी, आप स्वर्णरेखा को देख लीजिए, कितनी करोड़ साल पुरानी नदी, लेकिन स्वर्णरेखा नदी वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र ने मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाया है। क्योंकि यह नदी एक स्वर्णरेखा भी डाउन ग्रेडेड रिफ्ट वैली से बह रही है और कठोर चट्टानों को एक काटती हुई जाती है। आप रांची में देख लें, जमशेदपुर में देख लें, और दीघा के पास जहां ये नदी जाकर के समुद्र में मिलती है कई धाराओं में टूटकर, ये उस डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाई जो डेल्टा का निर्माण दूसरी नदियों ने किया है, जो डेल्टा का निर्माण अन्य रिवर ने किया है। तो झारखंड में वाटर डिवाइड, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट जो वर्ड आप सुनते हैं, ये वाटर शेड मैनेजमेंट इसी से आया। अलग अलग नदियों ने वाटर शेड मैनेजमेंट का निर्माण किया है। तो जल्दी से कुछ नदी की बात कर लेंगे कि झारखंड में नॉर्थ साइड की नदी वाले नक्शे पे फिर से आ जाते कि अगर नॉर्थ साइड बहने वाली नदियों को देखा जाए तो कौन कौन सी नदी होगी जो नॉर्थ साइड में जाती है। और सारे मैप तो हमने एक साथ करके रखा है ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। एग्जाम जब नजदीक आएगा तो सारे नक्शे को देखेंगे फिर से एक बार, तो उस समय आपको काफी सुविधा होगा मैप को समझने का। ये थोड़ा सा क्लियर पिक्चर है, पहले वाले में तो ज्यादा नदी था, इसमें कम नदी है। तो ये ऊपर की ओर जो नदियां जा रही हैं, ये आपको इस रीजन में जाने वाली नदी। और देखिए यहां पर हजारीबाग पठार और ये कोडरमा, कोडरमा का पठार का भी एक्सटेंशन है। तो एक तो झारखंड में उत्तर की ओर जो नदियां जाती हैं, इसमें कौन कौन सी नदी हो सकती है? तो इसमें पुनपुन हो सकती है, फल्गु हो सकती है, सोन हो सकती है। तो सोन से ही शुरू करते हैं, सोन नदी से। सोन नदी एक ही स्थान में, भारत के अंदर एक ही स्थान से निकलने वाली नदियों में 3 नदी का नाम है जो अमरकंटक और मैकाल पर्वत से निकलती है। और वह 3 नदी जो है, ये तो है मिट्टी वाला नक्शा, लेकिन फिलहाल के लिए इसी में आपको समझाते हैं कि ये जो विंध्याचल और सतपुरा पर्वत और अजंता पर्वत, तो यहां से 3 नदी निकलती है। एक तो नर्मदा इधर चली जाती है, ताप्ती इधर चली जाती है, और सोन इस ओर में जाती है, ऐसे झारखंड होते हुए।
तो सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जो अमरकंटक से इसको बोलेंगे कि ये झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड में ये नदी पलामू एवं गढ़वा को टच कर रही है ना। पलामू एवं गढ़वा को टच कर रही है, और ये रिवर जो है ये है सोन रिवर। तो ये सोन रिवर जो है पलामू और गढ़वा को टच कर रही है, और बिहार में पटना के पास मानसेर एक जगह है, ये गंगा में राइट साइड से जाकर के मिल जाती है सोन। और सोन नदी नर्मदा ताप्ती का ही भ्रंश घाटी का एक्सटेंशन से बहती है, रिफ्ट वैली के एक्सटेंशन से बहती है। सोन और स्वर्ण रेखा में समानता है, नाम से भी क्लियर होगा। दोनों नदी में सोना पाया जाता है, और इतना प्यारा नाम भी उसी से आया है, स्वर्ण रेखा का, सोन का। इसके मिट्टी में सोना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि नदी जहां से ओरिजिन हो रही है और इसके रास्ते में कहीं ना कहीं प्लेसर डिपॉजिट है जो लोगों को नहीं पता, और रिवर सिस्टम उसको टच कर रही है, तो उसमें इरोजन होकर के उसके कण बालू में मिल जाते हैं। और ये बालू में जो मिल जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि मिट्टी को निकाल करके और लकड़ी का इतना चौड़ा एक पट्टा लेकर लोग बालू में धीरे पानी डाल करके उसको हिला करके और सोना निकालते हैं। कोयल नदी में भी झारखंड में सोना मिलता है, साउथ कोयल में, नॉर्थ कोयल में। तो ये प्लेसर डिपॉजिट है जो नहीं पता। ऐसे तो आप कोल्हान में देखेंगे तो केंद्रू कोचा में गोल्ड का बहुत बड़ा माइंस है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई कि झारखंड के उस सोने को निकाल सके हम इजीली। और भारत में आप जानते हैं कि गोल्ड का सबसे बड़ा माइंस, हट्टी माइंस, कोलार का माइंस, ये कर्नाटक में है। दोनों चीज बता देते हैं साथ में ताकि आपको याद रहे पढ़ते समय थोड़ा। तो ये सोन नदी जो है, और सोन नदी पलामू गढ़वा का नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री भी है। ये 784 किलोमीटर की नदी है। भवनाथपुर और कैमूर की पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी जानते हैं ना, किसका नाम है बताइए? ये कौन से पर्वत का नाम हमने लिया? कैमूर पर्वत कौन सा पर्वत है, कोई बताइए? कैमूर की पहाड़ी और भवनाथपुर की पहाड़ी के बीच किसने लिखा है? मयूराक्षी नहीं। अच्छा, मयूराक्षी में डायमंड मिलता है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं। ये किसका नाम है, कोई बताइए किसका नाम? बताइए किसका नाम? बता पाएंगे? Anyone who want to say? The name of Kaimur is the part of which mountain? कैमूर किस पर्वत का नाम है? इसलिए तो हमने बोला था कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ भूलने लगिएगा ना। आप एक चीज पढ़िएगा, दूसरा दिमाग से उतर जाएगा। अभी ठीक लिखा है इन्होंने, शिवशंकर राम ने, विंध्याचल का एक्सटेंशन है, ठीक है। बिहार के रोहतास जिले में कैमूर का पर्वत विंध्याचल पर्वत का नाम है, पारसनाथ का नाम नहीं है, एक विंध्याचल का नाम है कैमूर। तो कैमूर के पास सोन नदी कैमूर की पहाड़ी और भवनाथपुर की पहाड़ी के बीच है, और इसका नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री 784 किलोमीटर का है। इस नदी को सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, सोन को। इसको
सोनभद्र या रामायण में भी जिक्र इस नदी का। इसको सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। अब जैसा हमने बताया, सोन नदी खुद एक सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। और बहुत देखिए इंटरेस्टिंग है कि जहां पर सोन नदी मिलती है गंगा में, उसी स्थान पर नेपाल तरफ से आकर के गंडक मिलती है। और तीनों के संगम पर तो बना था पाटलिपुत्रा, जहां पर अजातशत्रु ने सैनिक छावनी बनाया और उदयन ने पाटलिपुत्र का विकास किया। उदयन राजा ने पाटलिपुत्र 3 नदी के संगम पर बनाया था। तो सोन खुद एक सहायक नदी है झारखंड की, और सोन की सहायता करने वाली भी दूसरी नदियां हैं। सोन अपने से समुद्र तक नहीं जाती, वो गंगा में जाकर के मिल जाती है। और सोन में कौन सी नदी जाकर के मिलती है? सोन में मिलने वाली जो नदी है उसमें नॉर्थ कोयल लिख लीजिए सबसे पहले, जो रांची के पठार से चैनपुर गुमला में निकलती है। रांची के पठार से चैनपुर गुमला में निकलती है। चैनपुर गुमला में निकलती है। आप थोड़ा सा इस मैप में आपको दिखाने की हम कोशिश करें। ये सबसे पहला जो नाम है, ये नॉर्थ कोयल रिवर, जो सहायता किसको दे रही है? ये सहायता दे रही है सोन को, और ये है नॉर्थ कोयल रिवर। ये नॉर्थ कोयल रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। जो नदी, इसकी ओरिजिन अगर देखेंगे तो रांची पठार चैनपुर गुमला है, और ये 260 किलोमीटर लंबी है, और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन की। सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी भी सहायक नदी है, किसकी? नॉर्थ कोयल की भी सहायक नदी है। नॉर्थ कोयल खुद अपना पानी जाकर के सोन को दे रही है, और नॉर्थ कोयल को जो सहायता दे रही है, नॉर्थ कोयल को, उसमें नाम है औरंगा अमानत, जो हजारीबाग पठार से निकल रही है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, डाल्टनगंज के पठार एरिया से ये सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें औरंगा और अमानत प्रमुख नदी है। ये जाकर के उत्तरी कोयल में मिलती है, और उत्तरी कोयल अपना पानी सोन नदी को दे देती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरी प्रमुख सहायक नदी जो बूढ़ा नदी के नाम से जाना जाता है, महुआ टांड से निकलती है बूढ़ा नदी, और इस पर वाटरफॉल है झारखंड का बूढ़ा घाघ, जो लगभग 460 से 65 फीट ऊंचा है, हाईएस्ट है झारखंड में वाटरफॉल, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल। ये बूढ़ी नदी पर है, जो बूढ़ी नदी है, बूढ़ा नदी है। ये नदी उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है, जो महुआ टांड से निकलती है। और इसी नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड, बूढ़ाघाघ। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कोई बताइए, और किस नदी पर है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और किस नदी पर? द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज विच रिवर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटरफॉल? देव कुमार ने लिखा है गढ़सुप्पा।
और कोई जो लिखना चाहते हैं? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगा, किसी ने लिखा जोगा सरस्वती, किसी ने लिखा एंजल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसने जोगा लिखा और जिसने गरसोप्पा लिखा, दोनों सही है, एक ही नाम है और इसका दोनों सही है। और इसका नया नाम है महात्मा गांधी वाटरफॉल। गरसोप्पा और जोगा दोनों सही है और ये सरवती नदी के किनारे है। शरावती नदी कर्नाटक में है। और जिन्होंने एंजल लिखा था, ये साउथ अमेरिका में है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल साउथ अमेरिका में है, ये ध्यान देना है, एंजल वाटरफॉल। तो बूढ़ा घाट झारखंड में, भारत में गढ़सुप्पा और वर्ल्ड में एंजल वाटरफॉल। ये तीन अलग अलग एक ही साथ आपको जानना था, इसलिए हमने बताया। तो पुनपुन नदी भी सोन की सहायक नदी है, हजारीबाग के पठार से निकलती है। और सोन की सहायक नहीं बोलेंगे, उत्तरी उत्तरी बहने वाली नदी में पुनपुन पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट जो नदी है उत्तर की ओर बहने वाली में, वह है पुनपुन। और ये नदी भी गंगा में मिल जाती है। उत्तर की ओर बहने वाली नदी पुनपुन नेपाल की साइड से नहीं आ रही है और ये सोन के पैरेलल चलते हुए गंगा में मिलती है। चतरा, औरंगाबाद, गया, फतुआ, ये सारे इसके इलाके में है। और इस नदी को किक्कट के नाम से जानते हैं, किक्कट या बागमती, किक्कट या बागमती कहते हैं। लगभग 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस पूरी नदी की। और झारखंड में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है, जिसमें चतरा खास करके है, चतरा। और इसकी सहायक नदी मोरहर और दरगाह है, पुनपुन की। ये भी झारखंड से निकलने वाली नदी है। पुनपुन की सहायक नदी जो है मोरहर और दरगाह, मोरहर और दरगाह। और नॉर्थ छोटा नागपुर से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है फल्गु, महत्वपूर्ण, जिसका आप फल्गु नदी का नाम लीलाजन नदी के रूप में जानते होंगे। बौद्धिज्म में काफी फेमस है ये नदी, जिसको निरंजन या लीलाजन कहते हैं। और गया के पास ये नदी है। और वर्ल्ड का फेमस जो पितृ पक्ष होता है, दुर्गा पूजा के ठीक पहले पितृ पक्ष होता है। इस पितृ पक्ष में जिनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इस फल्गु नदी के किनारे जाकर के पिंड दान दिया जाता है। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि पिंड दान देने से आपके पुरखों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में होने वाला जो अनिष्ट कार्य है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा परंपरा है कि भगवान राम ने भी दशरथ के लिए पिंड दान किया था। और उस वक्त में ये एक रामायण का प्रसंग है फल्गु नदी को लेकर, कि फल्गु नदी को सीता माता ने श्राप दे दिया था कि तुम एक ऐसी नदी रहोगी जिसके पास पानी सालों भर होगा लेकिन वो हमेशा सूखी हुई होगी। पानी तो होगा लेकिन वो सूखी हुई होगी। और आप कभी फल्गु नदी में जाएं तो आपको हर और बालू ही बालू नजर आएगा, लेकिन जब आप बालू को गड्ढा करेंगे तो उसके अंदर आपको पानी नजर आएगा। और ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माता सीता ने एक श्राप दे दिया था और जिसके बाद
फल्गु नदी की ये स्थिति हो गई, क्योंकि फल्गु नदी ने भगवान राम के पास झूठ बोला था और इस झूठ की सजा माता सीता ने श्राप देकर दिया था। ऐसा ऐसा माना जाता है, क्योंकि आप अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर तो अंधविश्वास पढ़ाने लगे। भगवान है नहीं है, शास्त्र है नहीं है, ये भी एक विश्वास है और आप इसी विश्वास के सहारे रहते हैं। तो उस वक्त में फल्गु नदी और आज पिंडदान रिवर के रूप में जानी जाती है। पितृपक्ष में कभी आपको गया जाने का मौका मिले तो विदेशों में रहने वाले बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी से लोग आते हैं गया, और वहां पर पितृपक्ष में पिंडदान देते हैं, समय निकाल कर आते हैं। इतना महत्वपूर्ण ये हमारा धार्मिक संस्कार है। तो फल्गु की भी सहायता करने वाली सलील और मोहना रिवर है, इसकी भी सहायता करने वाली। और एक नदी है सकरी, जो उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है, हजारीबाग गया पटना की ओर चले जाती है, जिसको रामायण में सुमगधी कहते हैं। और नवादा अगर आप जाएंगे, नवादा, तो वहां पर इस नदी से एक नहर निकाली गई है। सकरी नदी अपनी रास्ता भी बदलती है, सकरी रिवर अपनी रास्ता बदल लेती है, सकरी रिवर सकरी, इसमें क्यूल और मोहरन नदी मिल जाती है। और इसी प्रकार से एक नदी है चाहन, चाहन रिवर। और ये जो चाहन रिवर है, इसमें 5 धाराएं आकर के मिलती हैं, दैमार, तिलैया, खुद चाहन, धरांजे और महाने। और ये बिहार में गिरियक के पास जाकर के मिल जाती है, जहां से इसका नाम सकरी हो जाता है। सकरी नदी झारखंड से ही उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है। ये सारी प्रमुख नदी है जो उत्तर की ओर बह रही है। नॉर्थ की ओर बहने वाली नदियों में इसको जाना जाता है।